Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter 3, according to your syllabus, chapter 2, controlling workers. Dear student, in this chapter we are going to read about the new topic controlling workers. In this topic, we will try to understand about the condition of slaves in Roman Empire. We also discuss about that how the slaves and workers were playing very important role in the economic activities of the Rome, how they were treated and what type of life they were living in Roman Empire. These all points we will try to understand in this paragraph. So let's start the topic controlling workers. Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and in the Near East. And not even Christianity, when it emerged and triumphed as a state religion in the 4th century, seriously challenged this institution. It does not follow that the bulk of the labor in the Roman economy was performed by slaves. That may have been true of large part of Italy in the Republican period under Augustus. There were still 3 million slaves in a total Italian population of 7.5 million. But it was no longer true of the empire as a whole. Dear student, when you will read this line, you can easily understand that a major part of the population it was slaves. In 7.5 million total population, 3 millions they were slaves. 7.5 बिलियन 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे. आप कल्पना कर सकते हैं ये वर्णन अगस्टस के काल की है. अगस्टस जब राजा थे 27 BC के आसपास, तो उनके साम्राज्य में कुल जनसंख्या 75 लाख थी और इस 75 लाख जनसंख्या में 30 लाख जनसंख्या दासों की थी. जो भूमध्य सागर के आसपास का एरिया है, क्षेत्र है, और भूमध्य सागर के साथ साथ मेडिटेरियन सी के साथ साथ जो निकटवर्ती पूर्व का भाग है, दोनों ही क्षेत्रों में स्लेवरी की जड़ें बहुत गहरी थी. स्लेवरी बहुत मजबूती से अपने को स्थापित कर चुका था. दास प्रथा अपने चरम पे पहुंच चुकी थी. 4th सेंचुरी में ईसाई धर्म ने, क्रिश्चियनिटी ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी. एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज्ड एज ए ट्रम्प्ड as a state religion seriously challenge these institutions. क्रिश्चियनिटी जब राजकीय धर्म बना, तब भी क्रिश्चियनिटी ने इसको, स्लेवरी को चैलेंज नहीं किया. It does not follow that the bulk of the labor in the Roman economy was performed by slaves. That may have been true of large part of Italy in the Republican period. कहता है
कि जब क्रिश्चियनिटी ने भी राजकीय धर्म बनने के बाद स्लेवरी को चैलेंज नहीं किया, तो इसका अर्थ यह नहीं, इसकी मीनिंग यह नहीं, रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश जो लेबर था दासों द्वारा किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली का कुल 75 लाख की आबादी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 30 लाख थी। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भ में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहाँ फसल की कटाई के लिए उन्हें बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहाँ स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुँच सकता हो। ऐसा विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थी। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में आपको एक ब्लू बॉक्स में देखिए, ब्लू बॉक्स में नीरो के शासनकाल की घटना का उल्लेख करेगा। ल्यूसियस पेडेनियस के समय, ल्यूसियस पेडेनियस क्या था? कहता है कि ल्यूसियस पेडेनियस सेकेंड का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक स्लेब को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया सामान्य जनता ने। हालांकि सेनेट भवन की अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने, सेनेट के मेंबरों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। उन्होंने सेनेटरों ने दासों को फांसी देने की बात पे वो रिजिड रहे और फाइनली दासों को पत्थर और जलती हुई मसाल लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कारण करने को रोका। लेकिन नीरो का जो इंस्क्रिप्शंस है उसके द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई गई। उन सारे मार्ग पे, उन सारे रास्तों पे सेना लगा दी गई जहाँ सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। ये चीज़ें आपको ब्लू बॉक्स में यहाँ पे दिया है। टेसियस 55 1.17 हिस्टोरियन ऑफ द अर्ली एम्पायर, टेसियस इस बात का उल्लेख करता है। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव, इस टॉपिक में देखिए, कहता है सून आफ्टरवर्ड सिटी परफेक्ट ल्यूसियस पेडिनस second was murdered by one of his slaves. After the murder, ancient custom required that every slave residing under the same roof must have executed. But crowd gathered eager to save so many innocent lives, and rioting began. The Senate House was besieged inside, that was feeling against excessive severity, but the majority opposed one change, favoring executions prevailed. However, great crowd ready with stone and torch prevented the order from being carried out. Nero rebuked the population by edict and lined with troops the whole route along with those condemned were taken for execution. My dear, with the help of this paragraph you can easily understand that the treatment, what type of treatment
of slave in Roman Empire. Even their population was very much during Augustus era, during 30 million, in the 75, 7.5 million, 75 lakhs, 3 million slaves in total Italian population. But it was longer true. The empire was whole slave were investment. And least one Roman agriculture writer advised the landowners against using them in context where too many might be required or where their health could be damaged, for example by malaria. These considerations were not based on any sympathy for the slave but on a hard economic calculation. On the other hand, if the Roman classes were often brutal towards their slave, ordinary people did sometimes show much more compassion. See what one historian say about a famous incidents that occurred in the region of Nero. My dear, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दासों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दास एक क्या किस रूप में, पूंजी निवेश के रूप में देखे जाते थे। दासों को एक संपत्ति के रूप में देखी जाती थी। स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट एंड एटलीस्ट वन रो क्या कहते हैं, स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट। स्लेव्स क्या थे, एक इन्वेस्टमेंट की तरह से थे। ये बात कहता है कि अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे पैराग्राफ तो 4th सेंचुरी तक आते आते पूरे मेडिटेरियन रीजन और आसपास के क्षेत्रों में दास प्रथा ने मजबूती से अपनी पकड़ बना ली। कहता है जब इस ईसाई क्रिश्चियनिटी राजकीय धर्म बना, उसने भी दास प्रथा को रोकने का प्रयास नहीं किया। दास प्रथा को नहीं रोका गया, इसके पीछे के कारण क्या थे? तो कहता है इसके पीछे का कारण सिर्फ यही नहीं कह सकते कि राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, क्योंकि अगस्टस के शासनकाल में देखिए तो कुल 75 लाख लोगों में 30 लाख दास थे। दासों को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते थे। दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम जब एक रोमन लेखक जमींदारों से ये कहता है कि आप लोगों को दासों का प्रयोग 2 स्थितियों में तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। पहली स्थिति जब फसलों की कटाई हो तो बड़ी संख्या में आपको दास अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। कहता है कि जब जमींदारों को ऐसे संदर्भ में एक लेखक इस बात को कहता है कि गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहां स्वास्थ्य को लेकर के इस मलेरिया जैसी बीमारी से नुकसान पहुंच सकता हो, ऐसे जगहों पर दासों का प्रयोग न किया जाए, इस बात का उल्लेख एक लेखक करता है। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो दास हैं उनके प्रति इस तरह की भावना जो है वो लेखक इसलिए नहीं करता कि उसके प्रति उनकी सिंपैथी है, बल्कि वो इसलिए करता है कि जहाँ क्या हो, एक जो अधिक लाभ मिल रहा हो दासों जमींदारों को वो कम हो जाए, और उनका स्वास्थ्य, एलिट क्लास के लोगों का स्वास्थ्य दासों के खराब स्वास्थ्य से, खराब हेल्थ से इफेक्टिव न हो, प्रभावित न हो। इट मीन्स कहने के लिए तो वो दासों के लिए अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन उसके पीछे उसका रीजन दासों के प्रति सिंपैथी नहीं थी, बल्कि वो दासों को अपने से दूर रखना चाहता था, क्योंकि वह ये एलिट क्लास के लोगों का स्वास्थ्य खराब न हो। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे, वहीं पे जो कॉमन सोसाइटी के लोग थे वो दासों के प्रति काफ़ी अच्छा व्यवहार, सिंपैथी वाला व्यवहार करते थे। अब आगे कहता है जब पहली शताब्दी 1st सेंचुरी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए, तो दासों के प्रति
दासों की आपूर्ति दोनों में कमी दिखाई दी। मेरे कहने का सेंस यही है कि एज वारफेयर बिकम लेस वाइड स्प्रेड with the establishment of peace in the first century, supply of slaves tended to decline, and users of slave labor thus had to turn either to slave breeding or to cheaper substitute such as wage labor, which was more easily dispensable. In fact, free labor was extensively used of public work at Rome precisely because an extensive use of slave labor would have been too expensive. Unlike hired workers, slave had to be fed and mentioned throughout the year, which increased the cost of holding this kind of labor. This is probably why slaves are not widely found in agriculture of the later period. That is very strange. My dear, जब पहली शताब्दी में फर्स्ट सेंचुरी में युद्ध कम हुए, शांति स्थापित हुई, तो दासों की आपूर्ति में भी कमी आने लगी। जो लेबर था, स्लेव लेबर था, जो स्लेव ब्रीडिंग थी, पहले तो स्लेव लेबर की बात, स्लेव टेंड्स टू डिक्लाइन, स्लेव टेंडेड टू डिक्लाइन, कहता है कि दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। दास श्रम का प्रयोग करने वाले को दास जो स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्प का सहारा लेना पड़ा। वेतन पे जो वर्कर मिलते थे, उस वेतन वर्कर को उन लोगों ने अपने लिए यूज किया। वेतन पे काम करने वाले, सैलरी पे काम करने वाले मजदूर अब दासों की तुलना में सस्ते पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से जो फ्री लेबर थे उनका व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दासों से लिया गया श्रम काफ़ी महंगा होता था। माय डियर, ओके, what I am saying, I hope you are getting understand that Roman people and Roman emperor both aware of that it is very costly to use the slave labor. Why? Because slaves, if they use the slave labor, they have to extra pay for it, for their fooding, for their lodging, for their, I mean to say that their clothes, such type of things they have to provide. So they prefer the free workers' work, free labor's work. I hope you are getting understand. जो फ्री वर्कर्स था उसे सिर्फ डेली वेज देनी पड़ती थी, उसे सिर्फ सैलरी देनी पड़ती थी, लेकिन जो दास थे, दासों की पूरी व्यवस्था इन लोगों को करनी पड़ती थी। इसलिए रोम में जितने भी गवर्नमेंट वर्क हुए, गवर्नमेंट आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, जो भी बना रोम में, वो सारी रोम में इन दासों के द्वारा ही, वो सारे दासों की जगह ये फ्री वर्कर्स थे, उनके द्वारा कराए जाने लगे। माय डियर, एकदम क्लियर है कि फर्स्ट सेंचुरी में जब शांति स्थापित हो गई, लड़ाई झगड़े कम हो गए, तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। अब दासों के द्वारा लिया गया श्रम का प्रयोग करने वालों को जो स्लेव ब्रीडिंग अथवा सैलरी वाले मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। जो सैलरी पे वर्कर्स आते थे वो दासों के जो लेबर था उसकी तुलना में वो सस्ते पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था।
क्योंकि दास श्रम का बहुत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उसके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिक को रखने की लागत बढ़ जाती थी। मतलब कि जो वर्कर्स थे उन पे खर्च ज़्यादा करना पड़ता था और जो फ्री लेबर थे उनके ऊपर श्रम, उनके ऊपर खर्च कम करना पड़ता था। जो फ्री वर्कर्स थे उनके ऊपर श्रम, उनके ऊपर पैसे कम खर्च करने पड़ते थे। तो भाड़े के मजदूर के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर में रखने के लिए भोजन देना पड़ता था, उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे, कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा हुआ ही। दूसरी ओर दासों और मुक्त व्यक्ति अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्ट उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलाम अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार करने के लिए पूंजी और यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया, लेबर मैनेजमेंट की तरफ। साउथ स्पेन से आए फर्स्ट सेंचुरी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को उनकी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों और औजार को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम, समय की हानि, ऐसी जो मदद लागतों में अधिक बैठती थी। I hope you are getting understand. It is very easy, but this term is in some economical terms. You have to learn very carefully that what author want to tell you. First, author want to tell you that the slave work was very costly than the free workers' labor, because the free workers' labor they have only paid the salary, but the slave traders, the owner of the slaves, they have to pay, the master of the slave, they have to pay everything, the food, clothes, and such type of other things. कहता है, on the other hand, they and the freedmen, that is eastern provinces, on the other hand, they, the freedmen, that is slave who had been set free by their masters, were extensively used as the business managers, where obviously they were not required in the large number. Message often gave their slaves of freedom capital to run business on their behalf, of even business of their own. The Roman agriculture writers paid a great deal of attention to the management of labor. The Columella, the first century writers who came from the south of Spain, recommended that landowners should keep or reserve stock, implement, and tools twice as many as they needed, so the production could be continuous, for the loss in slave labor time exceeded the cost of such times. There was general the presumptions among employers that without supervision no work would ever get done. So supervision was paramount for both free workers and slaves. To make supervision easier, workers were sometimes grouped into gangs or smaller teams. Columella recommended the squads of the claiming it was easier to tell who was putting in effort and who was not in work groups of this size. This show a detailed consideration of the management of labor. Pliny the Elder, the author of very famous natural history, condemned the use of slaves gang as the worst method of organizing production.
mainly because slaves who worked in the gangs were usually chained together by their feet. My dear, I hope you are getting understand what I am saying. I want to tell you that the condition of slaves was not so good. Even time to time, everyone felt that we have to use the free labors instead of the slaves workers, because there were some drawbacks of the use of the slave work. और आगे जब और बातों को कहते हुए कहते हैं कि दासों की देखभाल करना, उनका निरीक्षण करना, ये काम थोड़ा महंगा पड़ता था, इसलिए अब दासों की जगह वो फ्री वर्कर्स का यूज करने लगे। इंस्पेक्शन, निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को अभी कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता है। सो माय डियर, अब एक जो राइटर है कोलुमेला, कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी, और उसने ये दावा किया था कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है इनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। इसमें से पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। सीनियर प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की, यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। आप अगर पिक्चर्स को देखें तो जहाँ कुछ दास खेतों में काम करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको पेंटिंग्स में कुछ दास जानवरों के साथ दिखाई देंगे। आई मीन टू से दैट कि ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं जब दासों के पैरों में बेड़ियाँ डाल के उन्हें इस काम में लगाया जाता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियाँ श्रम संगठन के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिसेंस यानी सुगंधित दाल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया, जहाँ उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो वो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। वहाँ जो वर्कर्स थे, कामगार थे, उनके एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाली मास्क या नेट पहनना पड़ता था, और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। जो कृषि काम करने वाले वर्कर्स हैं अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया था, क्योंकि 3rd सेंचुरी के एक इंस्क्रिप्शंस में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें ये कहा गया है कि इसलिए वो गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगाना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर भी लागू होती थी। कहने का सेंस इतना ही है कि अब वर्कर्स बड़ी संख्या में काम छोड़ करके भागना शुरू कर चुके थे। वो लोग अब काम नहीं करना चाहते थे। वहाँ से मिले एक इंस्क्रिप्शन से इस बात की सूचना मिलती है कि पूरा गांव का पीजेंट्री सोसाइटी गांव छोड़ के भाग गया, क्योंकि वो इस बात से डर रहा था कि उन्हें फिर खेती के काम में फोर्सली न लगाया जाए। ऐसा ही फैक्ट्रियों में भी होता रहा होगा। 398 के कानून में कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वो भागने या छिपने का प्रयत्न करे तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिकों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लिया जाता था ताकि वो दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी का काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वो मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए भी इस तरह की बॉन्डिंग कर ली थी, वो गुलाम बन गए थे। हाल ही में खोजे गए अगस्टस के पत्रों में से ये पत्र ये हमें जानकारी देती है, उसका एक लेटर हमको इस बात की जानकारी देती है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को
25 वर्ष के लिए बंधुआ मजदूर बना देते थे। अगस्टिन ने एक बार अपने एक पुत्र वकील से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद क्या ये बच्चे आज़ाद कर दिए जाएंगे, क्या उनको आज़ाद किया जा सकता है? तो ग्रामीण व्यवस्था से प्रभावित होकर किस बात का उल्लेख कौन कर रहा था? ये लेखक पूछ रहा था। एक उदाहरण इस घटना से ये भी मिलता है कि 66 ईस्वी में जब जबरदस्त यहूदी विद्रोह हुआ, जुडिज्म रिवोल्ट हुआ, तो क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र और बांड नष्ट कर डाले, क्योंकि जो रिबिलियंस थे उन्हें ऐसा लगता था कि यदि हम ये सरकारी बॉन्ड जला देंगे तो गुलामों के लिए जो बांड भरा गया होगा वो सब जला दिया जाएगा, तो सारे गुलाम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। कुल कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस संबंध में स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी हमें बरतनी चाहिए। हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं सेंचुरी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्रों में श्रमिकों को आकर्षित करने के 3 सप्ताह में भी मतलब 1 महीने के 3 सप्ताह में काम करने की छूट दी थी। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होंगी कि उस समय सिर्फ दासों के साथ कड़ा व्यवहार नहीं होता था, बल्कि उनके साथ मानवीय व्यवहार भी किया जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।